हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस पीसीएस। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर जब खत्म हो रहा था तब झलक दी थी। बायो टॉयलेट्स। यूरोपियन रेलवे सिस्टम से इंस्पिरेशन लेते हुए भारत की सरकार ने स्वच्छता की दिशा में एक अहम कदम रखा था आज से कुछ साल पहले। रेलवे कोचेस कितने भी अच्छे हों, चाहे शताब्दी जैसी ट्रेन क्यों ना हो, फास्टेस्ट ट्रेन, वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन जो कि हमारे देश में चली थी वो शताब्दी थी। अब तो खैर बहुत सारी ट्रेन आ चुकी हैं, लाइक वंदे भारत एक्सप्रेस और भी बहुत सारी ट्रेनें हैं। लेकिन उनमें सबसे बड़ी एक समस्या थी टॉयलेटिंग फैसिलिटीज़। यस, वो समस्या अभी तक पूरी तरीके से एड्रेस नहीं हुई है, लेकिन एक सबसे बड़ी पूरी की पूरी रेलवे नेटवर्क की समस्या ये थी कि जो टॉयलेट्स थे वहाँ पर जो स्पेसेस थे कि अगर कोई पर्सन जो है यूरिनेशन या फिर अपने वेस्ट को डिस्चार्ज करने जा रहा है वो डायरेक्टली ट्रैक्स पर गिरते थे। कोई जगह नहीं थी, कोई कंपार्टमेंट नहीं था उस वेस्ट को स्टोर करने के लिए। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर खत्म होते होते प्लेन्स का एग्जांपल दिया था। प्लेन में एक चेम्बर होता है। इस चीज़ के बारे में जो मूवी आई थी फुकरे 3, उसके अंदर भी बताया गया था कि प्लेन्स में एक चेम्बर होता है जहां पर कोई भी पर्सन जो है अगर प्लेन में जाकर वॉशरूम्स को यूज़ करता है, टॉयलेट्स को यूज़ करता है, तो उसका जो वेस्ट होता है स्पेशली सॉलिड वेस्ट, वो चेम्बर में एक मतलब काइंड ऑफ आप उसको कन्वर्जन चेम्बर कह सकते हो। वो इंसानों के मल मूत्र को कन्वर्ट कर देता है आइस क्यूब्स में। प्लेन में सिस्टम चलता है। अब रेलवे कोचेस में हम लोग जो करंट रेलवे कोचेस है या तो हम उसको रिप्लेस करें। अब रिप्लेसमेंट जब भी किसी चीज़ की होती है तो वो धीरे धीरे कर कर होती है। लेकिन जितने भी नई ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई और जो ऑलरेडी करंट जो रेलवे कोचेस थे उनके अंदर जब ये टॉयलेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के बारे में सोचा गया, तो हमने ये सोचा कि देखो प्लेन की तरह ऐसे चेंबर बना करके वो आइस क्यूब्स में कन्वर्ट कर ले। ये तो पॉसिबल एकदम से तो नहीं है। हर तरह की रेलवेज में जो कि अभी तक चल रही हैं लोकल ट्रेनें, कोई स्टेट लेवल पे जो ट्रेन चलती हैं, इंटरस्टेट जो ट्रेन चलती हैं, शताब्दी जैसी जो ट्रेन चलती हैं, लेकिन नई जो ट्रेन आएंगी उसके अंदर हम इस तरह के टॉयलेट्स को बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन करेंटली जो सबसे पहले सोचा गया कि हम बायो टॉयलेट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे बड़ी बात बायो टॉयलेट सिस्टम को डिस्कस करवाने से पहले आप इतना याद रखना कि जो अभी तक इंसानों का मल मूत्र जो डायरेक्टली ट्रैक्स पर गिर जाता था, रेलवे ट्रैक्स पर गिर जाता था, और फॉरेन टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर आते थे, तो रेलवे स्टेशन पे खड़े होना काफ़ी ज़्यादा एक बब्दू बब्दू ये क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा बदबूदार सिनेरी हुआ करता था, जिसमें बहुत ज़्यादा उनको बदबू आया करती थी। और इसकी वजह से वो एक गलत फीडबैक देकर जाते थे इंडिया को कि इंडिया एक बहुत डर्टी कंट्री है, काफ़ी बदबू आती रहती है रेलवे ट्रैक से, हर जगह दुर्गंध ही दुर्गंध है। ठीक है। तो जब इंडिया को इंटरनेशनल कम्युनिटी से लेकर ये इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक ये जो साइलेंट थप्पड़ पड़ा कि तुम अपने आप को क्लेम करते हो कि तुम लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री और तुम इतने बड़े रेलवे सिस्टम, रेलवे नेटवर्क को होल्ड करने का एशिया के अंदर क्लेम करते हो कि हमारे यहाँ जो रेलवे लाइंस हैं इतने ज़्यादा वास्ट एक्सपेंस के किलोमीटर्स के अंदर बिछी हुई है, तो तुम्हारे रेलवे नेटवर्क में एक टॉयलेट, मतलब पूरे पूरे रेलवे नेटवर्क में एक टॉयलेट की फैसिलिटीज इस कदर तुमने बना रखी है कि पूरा का पूरा जो रेल नेटवर्क है वो तुमने एक प्रकार से मल मूत्र को ठिकाने ना लगाते हुए पूरा बदबूदार सिनेरियो बना रखा है उसका। इस चीज की वजह से, इस पर्पस की वजह से बायो टॉयलेट्स इंट्रोड्यूस कर गए थे। तो आपको समझ में आया कि बायो टॉयलेट्स क्या है, कंसेप्ट क्या है इसका, इसके पीछे इंटेंशन क्या है। ठीक है। अब अगर आप कभी भी रेलवेज में ट्रैवल करोगे तो आपने देखा होगा उधर के वॉशरूम्स में, यस मैं मानता हूँ कि वॉशरूम्स आज भी वहाँ के क्लीन नहीं होते हैं या फिर कोई बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी है कि नए नए उन्होंने नल नल लगा दिए हों या फिर मग इंट्रोड्यूस कर दिए हों, या वेस्टर्न जो सीट्स हैं वो बहुत अच्छी होती हों, या उनमें स्मेल्स ना आती हो। लेकिन अक्सर वहाँ के वॉशरूम्स में अगर आप जाओगे किसी भी रेलवे, मतलब किसी भी ट्रेन में, तो आप ये देखोगे कि वहाँ पर बायो टॉयलेट लिखा रहता है। और उसमें लिखा रहता है कि कोई भी आप जो चीज़ है वो अंदर फेंको मत। कि आपके पास कोई रैपर है, कोई नैपकिन है, कोई पैकेट है किसी चीज़ का, तो आप उसको डालो मत, अदरवाइज वो चोक हो जाएगा। ठीक है। और प्रेस करने पर एक बार जो है पानी का वर्लपूल बनता है, लेकिन वो टॉयलेट अपने आप ही पानी का वर्लपूल एक अपसाइड मूवमेंट के तौर पर लेकर आता है।
थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, और इमीडिएटली वो सारा वेस्ट नीचे चला जाता है, उसको एकदम से वो खींच लेता है नीचे की तरफ। तो बायो टॉयलेट्स के सिस्टम्स जो हैं वो कुछ इस प्रकार से वर्क करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। बायो टॉयलेट्स, डायरेक्ट जो डिस्चार्ज होता है ह्यूमन वेस्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टॉयलेट सिस्टम इन ट्रेन्स के अंदर, इसकी वजह से जो ट्रैक्स हैं वो खराब होते हैं। अब जैसे जो कोरोजन ऑफ द ट्रैक्स लिख रखा है, देखो कोरोजन ऑफ द ट्रैक्स बेसिकली जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉरेन टूरिस्ट के पर्सपेक्टिव से ही देख लो, इंडियंस को तो शुरू से ऐसी आदत थी, लेकिन रेलवे स्टेशन एक लोगों के लिए बदबूदार जगह थी खड़े होने के लिए, ठीक है। और जब ट्रैक्स पर इस तरह का मलमूत्र जब गिरता है तो ट्रेन को स्टार्ट करने से पहले पहले ट्रैक्स को ना पानी से धो दिया जाता था, इसके लिए बंदे लगाए जाते थे। लेकिन बात सिर्फ ट्रेन के टॉयलेट से आते हुए इंसानों का वेस्ट और यूरिन गिरने तक की नहीं थी। लोग उसमें तम्बाकू खा रहे हैं तो वो जो पैकेट है वो फेंक दिया, ठीक है। सिगरेट फूक रहे हैं तो वो फेंक दी। अगर तम्बाकू खा रहे हैं तो उसको स्पिट कर दिया। कुरकुरे के पैकेट फेंक दिए, कि एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ट्रेन में जो भी बॉटल्स हैं उसको फेंक दिया कि चलो पटरी पर जा जाकर ये सारी चीज़ें गिर जाएंगी, ठीक है। अब इससे होता क्या था, जो ट्रैक्स हैं पूरे के पूरे जो कि एक ऑर्गेनाइज वे में बने हुए हैं, जहाँ पर आपने देखा होगा लोहे की पटरियाँ होती हैं, बीच में सीमेंट के बार लगे रहते हैं, और बड़ी बड़ी जो गिट्टियाँ होती हैं, जो पत्थर होते हैं ग्रेश टू सिल्वर कलर के, वो बिखरे होते हैं। लेकिन अब उसके ऊपर अगर ये ट्रेन्स में जो टॉयलेट्स हैं यहाँ का वेस्ट अगर पटरी पर फैल जाए, अब ये एक हद तक क्लीन हो सकता है। एक पर्सन जिसने, जहां से ट्रेन जंगलों के बीचों से जा रही थी, वहां पर बीच में अगर अगर ऐसा कोई वेस्ट डिस्चार्ज कर रहा है तो कितने बंदे लगाए जाएंगे कि रेलवे ट्रैक को क्लीन करा जाए। हर जगह पर रेलवे ट्रैक्स क्लीन हो नहीं सकते थे, ठीक है। और कुल मिलाकर जो एक ट्रैक क्लीन तरीके से वर्क करना चाहिए उसकी धज्जियां उड़ती थी, ठीक है, जिसकी वजह से रेलवे को घाटा होता था करोड़ों रुपए का, और हमें फिर रेलवे ट्रैक्स को रिप्लेस भी करना पड़ता था। ये चीज सरकार को रियलाइज हुई। आपको एक बात मैं और बताता हूं, 2017 तक हमारे देश में, अनन्या, जैसे हर साल बजट आता है। अनन्या, क्या आपको डेट पता है बजट कब आता है हमारे देश में? ठकुराइन, इतना पता है कि हर साल बजट आता है? ठीक है, कब आता है एनीवन? अनन्या को बताओ बजट कब आता है हमारे देश में? फेब्रुअरी। क्लोज था। कितनी फेब्रुअरी? 1 फेब्रुअरी को आता है बजट, ठीक है। पहले लेट आता था लेकिन फिर जल्दी आने लगा। 1 फेब्रुअरी में खिसका दिया गया, जल्दी डेट कर दी गई उसकी। तो 1 फेब्रुअरी को बजट आता है। 2017 तक एक सिनेरियो था जो कि आज़ादी से पहले तक चला आ रहा था। हमारा जो यूनियन बजट है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होता था। एक जनरल बजट और एक दूसरा रेलवे बजट। ये वाली बात आप सब लोग जानते हो। 2017 में ये दोनों तरह के बजट्स को, अनन्या, अमलगेमेट कर दिया गया, और अब एक कॉमन बजट जो बना उसको हम लोग कहते हैं यूनियन बजट। एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहता हूं मैं, अनन्या, और आप सबको, बजट जैसा जो टर्म है वो कभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं होता है ना। हम लोग बजट की जगह क्या टर्म यूज करते हैं? वैसे बजट तो हम जनरली बोल देते हैं लेमन लैंग्वेज के अंदर, लेकिन हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? हाँ, रेलवे बजट को भी अब जनरल बजट के साथ मर्ज करके पेश करा जाता है, सेपरेट बजट बनाकर पेश नहीं करा जाता है। ये सिलसिला आजादी के पहले से चल रहा था कि रेलवे पे एक अलग फोकस करके एक सेपरेट बजट लाया जाता था। लेकिन उसमें एक दिक्कत ये होती थी ना, नन्या, इससे क्यों करा गया, इसके पीछे आइडिया तो कुछ होगा ना। सरकार ऐसी थोड़ी है कुछ भी इसको जनरल बजट के साथ, मेन बजट के साथ मर्ज कर दिया सरकार ने।
रेलवे के कुछ खर्चे भी होंगे, रेलवे की कुछ कमाई भी होगी, राइट। अब रेलवे की जो भी कमाई होगी, जो उसके पास रेवेन्यू आएगा, वो रेलवे बजट में संभाल कर रख दिया जाता था। रूल ये कहता था अनन्या कि उसका जो पैसा है, जो उसका रेवेन्यू है, वो दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं करा जा सकता। अब मुझे एक बात बताओ, देश में जो पैसा आ रहा है, पैसा कहीं से भी आ रहा है, और जहां पर अगर जिस सेक्टर का भट्टा बैठा हुआ है, तो कम से कम वहां पर तो हम पैसा इन्फ्यूज करेंगे, नहीं करें, है ना। अब रेलवे कितना बड़ा नेटवर्क है कि रेलवे को बहुत कमाई होती है। तो जिस साल रेलवे अगर ओवरऑल प्रॉफिटेबल कंडीशन में भी रहता था, ओवरऑल प्रॉफिटेबल कंडीशन में भी रहता था, तब भी उसका पैसा जो है दूसरे सेक्टर से, दूसरे एरियाज ऑफ वर्क में नहीं लगाया जा सकता था। रेलवे का पैसा सिर्फ रेलवे बजट में यूज होगा, चाहे वो घाटा हो, चाहे वो नुकसान हो, चाहे वो फायदा हो, कुछ भी हो जाए। इसलिए अब अमेलगेमेट करके हमने एक ही बजट बना दिया। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था, हमारे देश में बहुत सारे सालों से डिमांड उठ रही थी कि ऐसे तो फिर हर चीज का फिर अलग अलग बजट होना चाहिए। एग्रीकल्चर बजट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट, डिफेंस का बजट, है ना, रेलवे का ही सेपरेट बजट क्यों। अब क्या हुआ, करोड़ों रुपए रेलवे का खर्च होता था। बात करते हैं दोबारा इसकी बायोटॉयलेट्स टॉपिक की। करोड़ों रुपए रेलवे का खर्च होता था, जो ट्रैक्स हैं वो बर्बाद हो रहे थे ट्रैक्स को रिप्लेस करने में। तो जो बायो टॉयलेट्स हैं, वो ट्रेन के कोचेस में नीचे की तरफ फिट करे गए। बायो टॉयलेट्स आर फिटेड अंडरनीथ द लेबोरेटरीज एंड द ह्यूमन वेस्ट डिस्चार्ज इनटू देम इज एक्टेड अपॉन बाय अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बैक्टीरिया, जो कि उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू नॉन कोरोसिव न्यूट्रल वाटर। प्लेन में किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस क्यूब्स में, ठीक है। और जो बायो टॉयलेट्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया ह्यूमन वेस्ट के ऊपर एक्ट करता है, और वो फिर कन्वर्ट हो जाता है इनटू नॉन कोरेसिव न्यूट्रल वाटर। बायो टॉयलेट जो है भारतीय ट्रेनों के लिए, इसको डिजाइन करा था इंडियन रेलवेज ने। अब क्योंकि अनन्या ये वाली चीज थोड़ी सी साइंटिफिक है ना, कि कैसे वेस्ट जो है वो एक नॉन कोरोसिव न्यूट्रल वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो भारतीय रेलवेज ने ये बायो टॉयलेट्स को फिट करने के लिए जो मदद मांगी थी, वो मांगी थी डीआरडीओ से। डीआरडीओ की फुल फॉर्म आप सभी को पता है, जेड क्या होती है डीआरडीओ की फुल फॉर्म, निर्वैर। गुड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ठकुराइन, अनन्या, आगे बढ़े हम लोग, क्लियर है इतना। डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओके। ठीक है। अब कुछ टर्म्स हैं जो कि एसोसिएटेड है बायो टॉयलेट्स के साथ। एक है बायोडाइजेस्टर। ये बेसिकली क्या है, दे आर शेल्स ऑफ स्टील फॉर एनएरोबिक डाइजेशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट। अब ये कर कौन रहा होगा ये वाला काम, बताओ। ये चेंबर्स हैं जो कि ह्यूमन वेस्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, कोई ना कोई, अभी हमने पढ़ा ना, बैक्टीरिया इनके ऊपर एक्ट करता है। लेकिन वो बैक्टीरिया कैसे हैं, डू दे नीड ऑक्सीजन, अगर वो एनारोबिक डाइजेशन हम कह रहे हैं तो नहीं। क्या हो गया, कोई कुछ कह रहा है क्या, नहीं, हाँ, टकरान नहीं चाहिए उसके लिए। फिर बायोटैंक, they are tanks which are made up of concrete for anaerobic digestion of human waste। मतलब वो जो डाइजेस्टर मतलब एक स्टील का शेल है, और बायोटैंक मतलब जहां पर ये पूरा का पूरा कलेक्ट होगा। और कैसे कलेक्ट होगा, किस फॉर्म में, अभी आपको मैंने पढ़ाया, नॉन कोरोसिव न्यूट्रल वाटर। मैं इसको मार्क कर देता हूं जरा,
नॉन कोरेसिव मतलब इसलिए लिखा हुआ है, उस पानी की पहचान लिखी हुई है अनन्या कि वो पानी किसी भी तरीके से खतरनाक नहीं है कैसे भी, ठीक है, जो कन्वर्ट होगा ह्यूमन वेस्ट। फिर यहाँ पर दोनों तरह के बैक्टीरिया जो है वो ऐड करते हैं, एक होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, एक होते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया। अच्छा, एरोबिक और एनएरोबिक वर्ड में फर्क क्या होता है, जल्दी फटाफट बताओ मेरे पढ़ाने से पहले। हाँ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी काम करा जाता है, देयर इज एब्सेंस ऑफ, गुड। तो एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि फ्लरिश करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री डिसॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहां पर डिसॉल्व वाली बात क्यों लिख रखी है, क्योंकि यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो वेस्ट है किस में कन्वर्ट होगा, नॉन कोरेसिव न्यूट्रल वाटर में, ठीक है। और ये वाले बैक्टीरिया की बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं वेस्ट वाटर के टर्म्स में। एंड दे कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम देयर फॉर देयर फूड, देयर बाय ऑक्सीडाइजिंग इट टू स्टेबल एंड प्रोडक्ट्स। यानी कि इनको कोई भी जो काम करना है, अगर बात यहां पर लिख दी गई है ऑक्सीडाइजिंग की, या फिर इनके पास अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हर काम कैसे कर पा रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर बात करें अगर हम लोग एनएरोबिक बैक्टीरिया की, तो एनएरोबिक बैक्टीरिया जो है दे फ्लरिश इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे फ्लरिश इन द एब्सेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। और ये सर्वाइव कैसे करते हैं, दे सर्वाइव बाय यूटिलाइजिंग द बाउंडेड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन कंपाउंड्स लाइक नाइट्रेट्स, NO3, सल्फेट्स, SO4 etc. and thereby reducing them to stable end products along with evolution of foul smell gases like, ये रिलीज करते हैं कुछ, मतलब इस प्रोसेस में कुछ बुरी स्मेल जो है जिससे क्रिएट होती है, ऐसी गैसेस भी क्रिएट हो जाती हैं, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड और CH4, मीथेन। फिर एक नाम आता है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया का। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया जो है एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एरोबिकली भी ऑपरेट कर सकते हैं और एनएरोबिकली भी ऑपरेट कर सकते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी। इनके पास दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और फिर एनएरोबिक माइक्रोबियल इनोकुलम्स, ये क्या होता है, इस टर्म का मतलब क्या है, एनएरोबिक माइक्रोबियल इनोकुलम्स। ये एक मिक्सचर होता है अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया का, जो कि जो कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स होते हैं इस वेस्ट में, इस चेंबर में जहां पर ह्यूमन वेस्ट गया, उसका ब्रेक डाउन करेंगे इनटू सिंपल शुगर्स which are further broken down into low chain fatty acids and finally into biogas. तो यहां पर देखो बायोटॉयलेट्स जो हैं दे हैव अ कॉलोनी ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया जो कि कन्वर्ट करते हैं ह्यूमन वेस्ट को इनटू वाटर एंड गैसेस। अल्टीमेटली कौन सी गैस यहां से रिलीज हो रही है, बायोगैस, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, जब ये गैस रिलीज होगी तो गैसेस आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर एंड वाटर इज डिस्चार्ज आफ्टर क्लोरीनेशन। और आपको पता है ना क्लोरीनेशन क्या करता है, क्लोरीनेशन की प्रक्रिया क्या करती है, डिसइन्फेक्ट कर देती है वाटर को, ठीक है। अब ये बायो टॉयलेट है, ठीक है। यहां पर क्या है, नीचे एक चेंबर लगा रखा है इन्होंने, नीचे ऐसा ट्रेन के नीचे, कोच के नीचे एक ऐसा चेंबर जो है वो फिट है। इंडियन रेलवेज ने किसके साथ एसोसिएशन में ये चेंबर्स को फिट करने का काम करा था और ये आइडिया लिया था अनन्या, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, DO, फुल फॉर्म उसकी, ऑर्गेनाइजेशन, गुड। यहां से ह्यूमन वेस्ट ट्रेन के उस टॉयलेट से निकला, नीचे एक चेंबर फिट है उसमें गया, यहां पर जो बैक्टीरिया एम्बेडेड जो शीट्स के बारे में पढ़ रहे थे वो लगी हुई है अलग अलग स्टेजेस से क्रॉस होते हुए, ठीक है। यहां पर गया और फाइनली ये है वाटर आउटलेट, वाटर अलग निकलेगा और जो गैस वो जो फॉर्म हुई है
बायोगैस वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अभी के लिए आप उसको इतना ही रहने दो, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको धीरे धीरे आपकी अभी करके और बताता हूँ। फिर एनएरोबिक बायोडिग्रेडेशन सिस्टम। जब हम ये बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में कुछ बैक्टीरिया जो होंगे, यहां पर हमने पढ़ा था ना एनारोबिक बैक्टीरिया, ये फ्लरिश करते हैं द एब्सेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड दे सर्वाइव बाय यूटिलाइजिंग द बाउंडेड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन कंपाउंड्स लाइक नाइट्रेट्स या सल्फेट्स, thereby reducing them to stable end products along with evolution of foul smell creating gases like hydrogen sulfide, H2S और मीथेन CH4। तो ये एनएरोबिक बायोडिग्रेडेशन सिस्टम क्या होता है? एनएरोबिक डाइजेशन जो है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस जिसके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं किसी भी मटेरियल को, लेकिन पॉइंट इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फाइनल वेस्ट जो निकलता है वो यहां पर निकलता है जर्नली मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कभी कभार एक चीज फिट होती है यहां पर, ये सिर्फ अब बायोडॉलिट्स के बारे में नहीं बात बता रहा है, अब ये नॉर्मली किसी भी वेस्ट को ठिकाने लगाने के बारे में अब ये जो है ये टॉपिक आपको बता रहा है। एनएरोबिक गैस लिफ्ट रिएक्टर AGR, इसका कंटेक्ट जानते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने बायोटॉयलेट्स के टर्म्स इसके कंटेक्स में बड़ी सारी टर्म्स जानी, अब वो आपको इसका कंटेक्स दे रहा है जिसको हम लोग कह रहे हैं AGR, एनएरोबिक गैस लिफ्ट रिएक्टर। जो CSIR है और IICT जो है, इन्होंने एक कोलैबोरेशन करी थी। CSIR की फुल फॉर्म क्या होती है अनन्या? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसने कोलैबोरेशन करी थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के साथ, और यहां पर एक हाई रेट का बायोमिथेनेशन टेक्नोलॉजी जो है वो डिजाइन करी गई थी, जो कि बेस्ड होगी एनएरोबिक गैस लिफ्ट रिएक्टर पर। इस टेक्नोलॉजी से होगा क्या, ये है किस लिए AGR, ये एनएरोबिक गैस लिफ्ट रिएक्टर? जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका साइंटिफिक ट्रीटमेंट हो सके, वो साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज करा जा सके उसको, थ्रू जनरेशन ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बायोगैस एंड बायोमेन्योर, थ्रू जनरेशन ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बायोगैस और बायोमेन्योर। अब ये कन्वर्ट करने के लिए वी नीड अ चेंबर, उसको बोला गया है एनएरोबिक डाइजेस्टर। एनएरोबिक डाइजेशन जो है वो एक कंपार्टमेंट में जाकर होगा, एक चेंबर में जाकर होगा, जिसको बोला जाता है एनएरोबिक डाइजेस्टर। तो एनएरोबिक डाइजेशन जो है ये कैसा प्रोसेस होता है? बाय विच ऑर्गेनिक मैटर सच एज एनिमल और फूड वेस्ट इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड बायोफर्टिलाइजर। ये जो प्रोसेस है ये होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक सील्ड ऑक्सीजन फ्री टैंक के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक डाइजेस्टर। वही मैंने आपको बताया, एक चेंबर या फिर एक टैंक। हर एक टन जो फूड वेस्ट होता है उसको रिसाइकल करा जाता है बाय एनएरोबिक डाइजेशन एज एन ऑल्टरनेटिव टू लैंडफिल, as an alternative to landfill, which landfill prevents between 0.5 and 1 tons of CO2 entering the atmosphere. One of the many benefits of anaerobic digestion। इससे वो आपको बस फायदा बता रहा है कि अगर आप एनएरोबिक डाइजेस्टर के अंदर जो है इसका इस्तेमाल करके आप ऑर्गेनिक वेस्ट को अच्छे से ब्रेक डाउन उसको करके बायोगैस और बायो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करते हो अगर उसको, तो डायरेक्टली जो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर सकता था ये वाला वेस्ट, अलग अलग फॉर्म के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर एंटर कर सकता था, वो 0.5 से लेकर 1, मतलब 0.5 टन से लेकर 1 टन तक CO2 वो एटमॉस्फेयर में एंटर हो सकता था, जो कि इसकी वजह से बच जाता है।
तो इसके बेनिफिट क्या होते हैं? इनकॉर्पोरेटेड विथ हाई रेट एनारोबिक डाइजेशन, नो फाउल स्मेल, रिन्यूएबल एनर्जीज प्रोड्यूस। जैसे यहां पर अगर हम लोग बात करें, जब ये एनारोबिक बैक्टीरिया अगर बिना किसी डाइजेस्टर के एक्ट करें, रिएक्ट करें, तो ये फाउल स्मेल गैसेस जो है वो क्रिएट करते हैं, लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन। लेकिन अगर हम डाइजेस्टर में डालकर इसको अगर यूज करें तो यहां पर कोई फाउल स्मेल नहीं क्रिएट होगी और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, लाइक मीथेन वगैरह। हाई मीथेन यील्ड, एंड टू एंड सॉल्यूशन फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड है फॉर द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस ऑल्सो। और ये डिजाइन करा जा सकता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ 500 kg टू 10 टन्स ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट पर डे, जो कि अगर ठिकाने ना लगाया जाए तो ये CO2 जो है और दूसरी गैसें जो है एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंचा सकता है। हाँ नन्या बताओ, कुछ कह रहे हो? कौन सा वाला? एक सेकंड रुकना। कौन सा वाला? अच्छा, अरे वो ये आपको बोल रहा है कि ये ना ये टेक्नोलॉजी आई कैसे हमारे देश में, वो कह रहा है कि इन दोनों ने मिलकर बनाई है इस टेक्नोलॉजी को हमारे देश में, पहले नहीं थी। हाँ, ये जो गैस लिफ्ट रिएक्टर है, मतलब बेसिकली हमें करना क्या है, गैसेस को डायरेक्टली ना हमें एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज नहीं करना है, हमें उसको रेन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो है कन्वर्ट कर लेना है, ताकि हम उस गैसेस को किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर। हाँ, इन दोनों ने कोलैबोरेशन करके बनाया था ये टेक्नोलॉजी। बस ऑक्सीजन का डिफरेंस है। नहीं, फाइनल प्रोडक्ट में बस हम लोग यहाँ पर एक चीज बहुत इंश्योर कर रहे हैं कि उसको ना बचाकर रख रहे हैं, एनवायरमेंट के अंदर रिलीज नहीं होने दे रहे, क्योंकि 0.5 से 1 टन ऑफ CO2 एंटर जो कर सकता था एटमॉस्फेयर के अंदर CO2, हम उसको बचा ले रहे हैं यहाँ पर, सेव कर ले रहे हैं। और ये भी एक मेथड होता है जब हम किसी भी चीज को, किसी भी गैस को बचा लेते हैं। अनन्या को वो टर्म बताओ, निर्वेर क्या कहते हैं उसको हम लोग साइंटिफिकली एनवायरमेंटली क्या कहते हैं जब हम किसी चीज को होल्ड कर लेते हैं? कार्बन तो है ही नहीं ना यहाँ पर, किसी भी चीज को मैं बात कर रहा हूं, मतलब यहाँ पर CO2 छोड़ो, वो लिखा हुआ है, लेकिन हम किसी भी चीज को जब होल्ड कर लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं ना सीक्वेस्ट्रेशन, सीक्वेस्टर करना, उसे स्टोर करना। ठीक है, दोनों में निकल रही है वैसे तो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस हमें, मैं वही तो कह रहा हूँ, पॉइंट यही है कि वहां पर खुलेआम वो, अब जैसे ये देखो आप, ये गैस बाहर, मीथेन बाहर निकल रही है ना, निकल गया, कोई सीक्वेस्टर नहीं करा गया से। यहां पर ये कोशिश करी जा रही है कि इसको होल्ड करा जाए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू बायो टॉयलेट्स यूज बाय इंडियन रेलवेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आई थिंक ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आज, मतलब कुछ साल पहले आ चुका है ये, इन्होंने शायद से साल मेंशन नहीं कर रखा, आई थिंक आ चुका है, ये यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये, रियल वाला। कह रहा है विद रेफरेंस टू बायो टॉयलेट्स यूज बाय इंडियन रेलवेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Decomposition of human waste in the biotoilets is initiated by fungal inoculum। क्या हम फंगल इनोकुलम का यूज कर रहे हैं क्या? और ammonia and water vapor are the only end products in this decomposition which are released into the atmosphere। बताओ। हाँ, और हमने क्या फंगल इनोकुलम पढ़ा है क्या, ये उसकी वजह से इनिशिएट होता है क्या? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होना चाहिए डी, है ना? तो यस, नीदर वन और टू। तो अनन्या देख रहे हो, एक बार अगर ध्यान से कंसेप्ट को देखा जाए जैद निर्वैर, तो क्वेश्चन करे जा सकते हैं, है ना? हमें बस उस टॉपिक के बारे में जितना पता होना चाहिए, वो जितना हमारी बुक्स हमें प्रोवाइड करें, हमारा मटेरियल हमें प्रोवाइड करे, वो बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी में पूरी होनी चाहिए। तो डीकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन बायोडायलिसिस कैरिड आउट बाय एनारोबिक बैक्टीरिया। फाइनल वेस्ट जो होता है वो होता है CO2 और मीथेन। अब इसके डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस क्या होते हैं?
अब इन्होंने यहाँ पर क्लियरली सारे पॉइंट्स नहीं दे रखे हैं, इन्होंने कुछ भी लिख दिया है यहाँ पर. फोर्स्ड एरेशन इज एसेंशियल विच इज एनर्जी इंटेंसिव. डिसएडवांटेजेस है ये. कंप्लीट एरेशन, partial aerobic condition, it leads to foul smell. It cannot tolerate detergents. It can generate a large amount of sludge. Repeated addition of bacterial enzyme is required for the process. Maintenance और recurring cost काफ़ी ज़्यादा हाई होती है. लेकिन advantages क्या हैं? No aeration is required. Complete anaerobic conditions. More than 99% pathogen inactivation. Anaerobes can even degrade detergents or phenyl. Sludge generation is very less. वन टाइम बैक्टीरियल इनोकुलेशन इज इनफ. और मिनिमल मेंटेनेंस एंड नो रिकरिंग कॉस्ट. ये याद रखना, बात हो रही है अगर हम एरोबिक तरीके से बायोडिग्रेडेशन कर रहे हैं और ये एनएरोबिक तरीके से बायोडिग्रेडेशन कर रहे हैं. तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन इसके तौर पर एनएरोबिक के एडवांटेजेस क्या है. तो ज़्यादा प्रेफरेबल मेथड यहाँ पर राइटर किस चीज़ की तरफ फोर्स कर रहा है आपको? एनएरोबिक प्रोसेस के थ्रू. तो हम एक बारी बायोजेन प्रोसेस भी जान लेते हैं कि सब कुछ ये होता कैसे, और ये जो कह रहा था ना कि एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगा, तो वो उसके कुछ टर्म्स क्या क्या हैं. एनारोबिक डाइजेशन जो एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, सच एस एनिमल या फूड वेस्ट का बायोगैस या बायो फर्टिलाइजर को प्रोड्यूस करने के लिए. ये प्रक्रिया होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन अ सील्ड ऑक्सीजन फ्री टैंक. अब वहां पर ऑक्सीजन तो वैसे भी अनन्या में चाहिए नहीं है, तो ऑक्सीजन ना ऑक्सीजन चाहिए ना ऐसे बैक्टीरिया है वहां पर जो कि ऑक्सीजन की कंडीशंस में ऑपरेट कर रहे हैं. तो इस पूरे चेंबर को कहा जाता है एनारोबिक डाइजेस्टर. मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं. ठीक है. तो यहां पर क्या है, कोई भी एक फूड वेस्ट मान लो, डी पैकेजिंग एंड प्री ट्रीटमेंट होगा पहले उसका, फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, यानी कि वो जो डाइजेस्टर की जो बात कर रहा था उसके अंदर वो जाएगा, यहां से गैसेस होकर निकलेंगी. ठीक है. उसके बाद कंबाइंड हीट एंड पावर. अब ये यहां पर जा सकता है, इट कैन बी कन्वर्टेड फॉर यूज एज अ डिस्ट्रिक्ट या इंडस्ट्रियल कमर्शियल हीटिंग. ठीक है. थर्मल एनर्जीज के लिए यूज हो सकता है, या वापस अगर ये आता है इस चेंबर तक तो आगे जाकर ये पेस्चराइजेशन, डाइजेस्टेड स्टोरेज और बायो फर्टिलाइजर के तौर पर यूज होगा, जिससे खाद वगैरह बन जाएगी. और यही रिएक्टर इसको फिर बिजली के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता है. इसलिए कहा गया था इसको कि ये इससे एनर्जी, रेन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है. दिक्कत क्या है, मीथेन यील्ड बहुत है. ठीक है. दिक्कत नहीं मतलब इसके बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे या फिर इससे होगा क्या. मीथेन काफ़ी हाई अमाउंट में रिलीज होता है, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, मीथेन बहुत हाई अमाउंट में रिलीज हो रहा है, ठीक है मान लिया, लेकिन मीथेन को स्टोर करके एनर्जी के तौर पर यूज करा जाए वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, या फिर एनवायरमेंट के अंदर ऐसे रिलीज कर दिया जाए मीथेन हवा में, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, स्टोर करके यूज करा जाए. तो इसके लिए एक आप सॉल्यूशन ये लिख सकते हो कि मीथेन की स्टोरेज कैपेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. फिर एंड टू एंड सॉल्यूशन फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. इट इज एन एनवायरमेंटल बेनिक मेथड फॉर रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. लेकिन वो ये प्रोवाइडेड कि आप मीथेन को अच्छे से स्टोर करना जानते हो. फिर है इकोसेन टॉयलेट्स, जिसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल सैनिटेशन टॉयलेट. ये एक सस्टेनेबल सिस्टम है फॉर हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा यूजिंग ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स. दिस इज प्रैक्टिकल, हाइजीनिक, एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल के लिए. एंड विद दिस कंपोस्टिंग मेथड ह्यूमन एक्सक्रीटा कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अ रिसोर्स एज नेचुरल फर्टिलाइजर. ठीक है. ये मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, रुकना. ये इनका कुछ स्ट्रक्चर होता है. देयर इज प्रॉपर आउटलेट फॉर वेंटिलेशन. ठीक है. ताकि बदबू वगैरह ना फैले. अब इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं बनाने के, कितने भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन जो है वेस्ट डिस्पोजल जो है उसको इफेक्टिव तरीके से मतलब भरा जाता है गड्ढों में. ठीक है. और जो अपने ये बायो टॉयलेट्स थे, ये तो फिर रेलवे कोचेस की जो बात है वो हो चुकी है. मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ.
ये होते बायोटॉयलेट्स। पहले इस प्रकार के होते थे, अब ऐसे हो गए जो बायोटॉयलेट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, रेलवेज के ये बाहर भी लगते हैं, जैसे बहुत सारी जगह पर जहाँ पर रैलीज होती हैं या फिर एक कई लोग जो एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं कुछ दिन के लिए आ रखे हैं, तो इस प्रकार के टॉयलेट्स भी जो हैं वो लगा दिए जाते हैं। आपने देखा होगा कभी मूवीज़ वगैरह में, ये भी एक बायो टॉयलेट की तरह सर्व करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली है क्या, साफ़ सफाई तो बहुत ज़्यादा इसकी करनी नहीं है, और वो जो है जो एंड प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर आपने देखा था नॉन कोरोसिव न्यूट्रल वाटर। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में बायोडिग्रेडेशन होती है वो कैसे होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और जो प्रोटीन्स हैं, हाइड्रोलिसिस मेथड के थ्रू ये कन्वर्ट करे जाते हैं इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, इनटू शुगर, फैट्स इनटू फैटी एसिड, प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। फिर एसिडोजेनेसिस में इन तीनों को कन्वर्ट करा जाता है इनटू कार्बोनिक एसिड एंड एल्कोहल, और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। फिर एसिडोजेनेसिस का प्रोसेस तब बनता है जब ये हाइड्रोजन, एसिटिक एसिड और कार्बन बन जाए, और मीथेनोजेनेसिस के अंदर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है फाइनली जो एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर एक गैस, मतलब एक गैस के तौर पर एक बाय प्रोडक्ट बनकर आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये आपको जानना नहीं है, ये बहुत हौच पौच करके ऐसे ही इन्होंने लिख दिया कहीं से डायग्राम में कॉपी पेस्ट करके। बात सिर्फ इतनी है कि ये जो गैस है, मीथेन गैस आउटलेट है, अभी इन्होंने ऐसा लिख दिया इसको कि हाँ यार ये मीथेन गैस आउटलेट है और यहाँ से गैसेज निकल जाएंगी। ठीक है, पानी जो है पानी निकल जाएगा, पानी की तो चलो कोई समस्या नहीं, लेकिन यार मीथेन को स्टोर करना बहुत जरूरी है। आप उसको एनवायरनमेंट में ऐसे रिलीज नहीं कर सकते कि छोड़ दिया आपने उसको कि मीथेन रिलीज हो रहा है तो लो हमने मीथेन उड़ा दिया हवा में, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, आप सबका आंसर इसके ऊपर ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। कंक्लूजन हमारी यही निकली कि जो एन एरोबिक वाले जो डाइजेस्टिव जो चेंबर्स हैं और उनसे जो एंड प्रोडक्ट जो बनेगा जो निकलेगा उसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा कंक्लूजन था, एज कम्पेयर टू कि एरोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस हो या फिर एनएरोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस हो, तो उसमें एनएरोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस ज़्यादा बढ़िया होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।